ओके, अगला मेथड हमारा ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लेशन मेथड है। ट्रांसप्लेशन मेथड में क्या होता है हमें सीड डायरेक्टली मिट्टी के अंदर ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी सीड को बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होता क्या है, हमारे पास सीड मौजूद होते हैं जिनको हम पहले कहीं पर बोकर छोटे से प्लॉट में या ज़मीन में बोकर उनको जो है सीडलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी नन्हे नन्हे पौधे निकल आते हैं उसके, ठीक है। और फिर इन सीडलिंग को ट्रांसफ़र करा जाता है मेन फील्ड में, जो बड़े बड़े खेत मैदान होते हैं, और वहाँ पे ये फील्ड लगा दिए जाते हैं। इस मेथड को ट्रांसप्लेशन और ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। अच्छा, इस मेथड का एडवांटेज समझ लीजिए। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है, हमें बेटर और हेल्दी क्वालिटी के सीड छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो बेटर और हेल्दी क्वालिटी के सीड होते हैं वही ग्रो करते हैं, और उन्हीं के बीज हमने ग्रो करके टाइनी प्लांट्स के में कन्वर्ट करके, यानी कि ग्रो होकर जब वो टाइनी प्लांट्स बन गए तो उस नर्सरी से उठा करके हमने खेत में लगा लिए उसको, ठीक है। प्रोसेस एक तो, दूसरी चीज़ इससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि प्लांट्स जो बोना है, यानी कि जो पौधा हमें लगाना है उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ग्रो कर चुका होता है, बड़ा हो जाता है तो अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, सीडलिंग जो है बड़ा होता है और जब उसे लगाते हैं तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि मतलब कितने स्पेस से लगाना है उसको, ठीक है। जब उसे प्रॉपर स्पेस मिलेगा तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेंगे ज़मीन से, और सनलाइट भी मिलेगी, एयर भी मिलेगी, यानी दो बीजों के बीच में जो गैप है वो प्रॉपर गैप रहेगा, इतना गैप जितना नेसेसरी है उनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो उससे जो फसल आएगी वो अच्छी आएगी। फिर थर्ड स्टेप होता है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए मैन्योर मैंने बताया था, जो खाद वगैरह होती है मिट्टी के अंदर, जब हम कोई चीज़ उगाते हैं तो मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिएंट कम होते हैं। अब इस न्यूट्रिएंट की पूर्ति को पूरा करना है, जो उसमें कमी हो गई उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए ये काम करा जाता है कि उसमें खाद वगैरह मिलाई जाती है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो मैन्योर कहलाता है, और फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर के अंदर लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, ह्यूमस होता है, रिसाइकिल और बायोमास वेस्ट वगैरह, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, मरे हुए जानवर वगैरह हो गए या पेड़ पौधे जो मर जाते हैं उनका मैन्योर बनता है, खाद बनता है, ठीक है। ये मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसके अंदर पानी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ये चीज़। अब केमिकल फर्टिलाइज़र तो वो होता है भाई, जिस चीज़ की मिट्टी में कमी हुई है डायरेक्ट उसका फर्टिलाइज़र मिल गया, आप बोरा ले आए, ठीक है, कट्टा ले आए। नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन ले आए। फॉस्फोरस की कमी, फॉस्फोरस ले आए। जिस भी चीज़ की कमी है वो चीज़ ले आएंगे, देन उसमें ऐड कर देंगे और उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। अब दूसरी चीज़, इसके कुछ नुकसान भी हैं भाई, जब फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है फर्टिलाइज़र्स के। फर्टिलाइज़र का नुकसान क्या है, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से होता क्या है कि मिट्टी जो है, सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल रह जाती है, उसे फर्टिलाइज़र्स की आदत पड़ जाती है, ठीक है। उसके अंदर जो नेचुरल वाली चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, फर्टिलाइज़र होते तो केमिकल ही हैं, तो इनका केमिकल जो है पानी से बहता हुआ उसमें जाएगा, तालाब में या झीलों में, नदियों में, तो वो उसको जो है पॉल्यूट कर देगा, तो वाटर पॉल्यूशन करता है, ठीक है। अच्छा, नीचे डिफरेंस दे रखा है मैन्योर और फर्टिलाइज़र में, इसे आप लोग रीड कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये, मैन्योर जो है वो नेचुरल होता है, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता। दूसरी चीज़, ये मिट्टी की, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, मैन्योर सॉइल को पोरस करता है, यानी कि ऐसा सॉफ्ट बना देता है जिससे उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज आराम से हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैन्योर्स जो होता है वो माइक्रोब्स का नंबर इंक्रीज़ कर देता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो मैन्योर को बहुत अच्छे से सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं और सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अब बात करी जाती है फर्टिलाइज़र्स की, तो फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में मैन्योर ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन मैन्योर टाइम लेता है, ठीक है, मिक्स होने में। फर्टिलाइज़र तो केमिकल रेडीमेड मिलता है आपको। दूसरी चीज़, क्रॉप रोटेशन आती है हमारी। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जो प्रैक्टिस होती है जिसमें अलग अलग टाइप की क्रॉप जो होती हैं हम वो ग्रो करते हैं एक ही फील्ड के ऊपर और एक ही मिट्टी के ऊपर अलग अलग तरीके की क्रॉप। अभी मान लीजिए ये वाली फसल उगाई है, गोभी की उगाई, दैन उसके बाद हमने जो है टमाटर की उगा दी, फिर उसके बाद दूसरी उगा दी, यानी वो फसलें उगाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फसल को ज़रूरत है नाइट्रोजन की ज़्यादा, तो अब अगली जो फसल हम उगा रहे हैं उसको फॉस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है। उसके बाद जो उगाएंगे वो ऐसी फसल उगाएंगे जिसमें दूसरे कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, ताकि फॉस्फोरस और नाइट्रेट या नाइट्रोजन की जो है कमी वो पूरी हो जाए, क्योंकि
जो फसल हम उगा रहे हैं जिसमें कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कम चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर मिट्टी से हम ऐसी फसलें उगाते रहें जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस ज़्यादा ले रही, तो मिट्टी के अंदर आगे सॉइल के अंदर खेत के अंदर हमारे फॉस्फोरस की कमी पैदा हो जाएगी। तो फिर उसके लिए हमें फर्टिलाइज़र मिलाना पड़ेगा, नहीं तो मिट्टी हमारी सॉइल जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, क्रॉप रोटेशन के एडवांटेज दे रखे हैं। एक तो फर्टिलिटी बरकरार रहती है, नाइट्रोजन जो है वो इसके अंदर घूमती रहती है नाइट्रोजन साइकिल से, और दूसरी चीज़ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नेचुरल मैन्योर से काम हो जाता है। इरिगेशन थर्ड स्टेप आता है। जितनी भी प्लांट क्रॉप वगैरह है उन सबको ग्रोथ करने के लिए, ग्रो करने के लिए इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की। ठीक है, पानी जो है मिट्टी को अंदर एब्जॉर्ब होता है और फिर यही पानी मिट्टी से एब्जॉर्ब होकर बीज के अंदर जाता है और बीज जो है फिर बाद में ग्रो करता है। ठीक है, जो प्रोसेस होता है वाटर को सप्लाई करने का किसी खेत में, ठीक है, उस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, बिना पानी के, बिना इरिगेशन के कोई भी फसल ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, इरिगेशन क्यों ज़रूरी है? एक तो सॉइल को सॉफ्ट बनाता है और जिससे सॉइल के अंदर प्लफिंग आसान हो जाती है। दूसरी चीज़, ड्राई सॉइल के अंदर कोई सीड जो है जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि मॉइस्चर होता है सॉइल के अंदर, मॉइस्चर होता है तो हेल्दी ग्रो करती है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो पानी के ज़रिए प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं। ये चीज़ फैक्टर अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट आइए। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर असर डालते हैं? नेचर ऑफ क्रॉप, कौन सी क्रॉप है हमारी, ज़्यादा पानी वाली या कम पानी की रिक्वायरमेंट वाली। मान लो गेहूं की फसल है तो उसको कम पानी चाहिए। अब पैडी की फसल उगा रहे हैं, चावलों की, तो वहाँ तो पानी इतना चाहिए, खेत में पानी खड़ा रहना चाहिए। नेचर ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसी है, आपकी मिट्टी ऐसी है जो मटियाली है यानी कि मॉइस्चर वाली है। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल है, क्लेई सॉइल है। कौन सी सॉइल है? वो सॉइल जो क्लेई सॉइल होती है उसको कम पानी चाहिए होता है, जिस बनिस्बत सैंडी सॉइल के। सैंडी सॉइल रेतीली होती है, वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आ गई। दूसरी चीज़, सीज़न डिपेंड करता है। अब बारिश का सीज़न है तो आपको इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल वगैरह लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक आध टाइम चला दिया तो चला दिया। वरना बरसात आ रही है, बारिश हो रही है, पानी की कमी जो है वो पूरी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा इरिगेशंस के हमारे मेथड, सोर्सेज ऑफ इरिगेशंस। ठीक है, फिर मेथड आ जाते हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन यानी पानी हम कहाँ से ला सकते हैं अपने खेत तक सप्लाई करने के लिए। तो रिवर, नदियों के ज़रिए, कैनल बना दिए, नाले बना दिए, बड़े बड़े कैनल्स बना दिए, वेल, ट्यूबवेल से और वेल कुओं से। ठीक है, डैम बनाए जाते हैं इसलिए ताकि उनका जो पानी है वो खेतों तक पहुंचाया जा सके, पॉन्ड, लेक वगैरह। अब ट्रेडिशनल सिस्टम में आ जाता है तो एक फिगर हमें दे रखी है, ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, मोट पुली सिस्टम। इसमें क्या होता था, इस सिस्टम के अंदर जो कुएँ हैं उससे पानी निकाला जाता था एक बड़े कंटेनर में, यानी कि बाल्टी वगैरह में, जैसे कुएँ से निकालते थे, जो फिक्स्ड होती थी एक पुली के अंदर। ठीक है, अब जो रस्सी है वो किसी जानवर से बांधी जाती थी, गाय या भैंस वगैरह से। अब वो जानवर जब चलता था, आगे बढ़ता था तो रस्सी खींचती थी तो पानी बाहर आता था। फिर बाद में पानी जब बाहर आ गया तो किसान जो है वो पानी को नाले के ज़रिए, उन्होंने नाला खोद रखा है ये जो नीचे जा रहा है, वहाँ पे उसमें पानी डाल दिया, वहाँ से पानी बहता हुआ नीचे जा रहा है। ठीक है, फिर चेन पंप सिस्टम आया। चेन पंप सिस्टम का डायग्राम अभी अगले पेज पर आएगा। इसके अंदर क्या होता है, ये दे रखा है ये डायग्राम चेन पंप सिस्टम का। चेन पंप सिस्टम एक अरेंजमेंट होता है पानी को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तालाब से, लेक से, ठीक है, और दूसरी जगहों से, ताकि खेत में जो है पानी पहुंच जा सके। अब ये कैसे पहुंचता है देखिए, ए चेन पंप कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज व्हील, 2 बड़े बड़े पहिए होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, एंड अदर फिक्स्ड एट द हायर लेवल अबाउट द फील्ड। एक खेत से ऊपरी लेवल की तरफ होता है और दूसरा जो होता है नीचे की तरफ होता है जहाँ पानी होता है। ठीक है, पानी की तरफ यानी कि नदी वगैरह में या तालाब वगैरह में कहीं पर फिट कर दिया इन्होंने। ठीक है, दोनों चेन से कनेक्ट होते हैं जो मूव करती रहती है। चेन के अंदर थोड़ी थोड़ी बाल्टियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो जैसे जैसे उससे कनेक्ट होती हैं चेन से। जैसे जैसे ये चेन घूमती है बाल्टी पानी भर भर के लाती रहती है और वहाँ फेंकती रहती है पानी मैदान के अंदर। तो इससे क्या होता है, पानी जाता रहता है। एक इसका हैंडल है, हैंडल एक्सल से अटैच होता है। ठीक है, जिसको रोटेट करता रहता है, किसान फार्मर रोटेट कर रहा है उसको, इस हैंडल को रोटेट कर रहा है और जो है चेन चल रही है तो बाल्टियों में पानी भर भर के आ रहा है और गिर रहा है। ढेकली सिस्टम, ढेकली एक अरेंजमेंट होता था पानी को लिफ्ट करने का, वेल्स वगैरह से, कुएं से निकालने का। ठीक है, एक लंबी वुडन बीम सपोर्ट करी जाती थी। ठीक है, लकड़ी की एक लंबा सा टुकड़ा है, इसको
पेड़ की या किसी की सपोर्ट दे करके इन्होंने बांध लिया है, ठीक है। और फिर इसके अंदर एक रस्सी बांध ली, ठीक है। लॉन्ग तो होता क्या है इसके अंदर, ये लकड़ी का जो एक बड़ा सा टुकड़ा है एक साइड पे तो उन्होंने पत्थर बांध दिया, ठीक है। पहले ये क्या करते थे, पहले जो है रस्सी बांधी और बाल्टी को बांधा और कुएं के अंदर डाल दिया। जब बाल्टी भर गई कुएं में तो उसको खींचने के लिए इन्होंने क्या करा, एक बड़ा सा पत्थर लेकर एक लकड़ी के दूसरे टुकड़े पर बांध दिया, और जैसे ही उससे बांधेंगे तो वो धीरे धीरे पत्थर जो है नीचे की तरफ आएगा, वेट बढ़ जाएगा उसका, और जाहिर सी बात है जब वो डंडा ऊपर को उठेगा तो कुएं से बाल्टी बाहर आ जाएगी। फिर उसमें छोटे बर्तन में करके उन्होंने पानी उसका खाली कर लिया इस तरीके से। और राहत लीवर सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। ये भी एक सिस्टम होता था इरिगेशन करने का, जिसके अंदर पानी जो है बड़े व्हील के ज़रिए बाहर निकाला जाता था। एक लंबी बेल्ट कनेक्ट होती थी, बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे मेटल पॉट्स होते थे, ये बट लोहे की या उसकी स्टील वगैरह की बाल्टियाँ होती थी छोटी छोटी, जो घूमती रहती थी बेल्ट के ज़रिए। अब वो जो होते थे बैलों से इस सिस्टम को कनेक्ट कर दिया जाता था। ये बैल जो हैं इनके गंठों के ऊपर जो डंडा